राम राम भाई सभी को। कल हमारे जर्मन वाले भाई ने एक वीडियो अपलोड की। जर्मन वाले भाई, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जब जर्मन वाले भाई ने एक अपलोड की और उसका टाइटल रखा खतरा। भैया किससे खतरा, किसको खतरा, इन सारी बातों पर भाई ने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया। दिल गार्डन गार्डन हो गया खुल के। कुछ देर के लिए तो मैं भी समझ गया भाई साहब मेरे दरवाजे के आगे भी खतरा है। लेकिन बाद में थोड़ा होश आया और उस खतरे को भांपा, जांचा, फिर सामने आया। तो देखो उसके बाद क्या क्या भाई ने खतरा बताया, उस खतरे का पूरा आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। भैया खतरा क्या है, तो इस खतरे को आप भी सुनकर जाना वीडियो में। देखो भाई, सबसे पहले भाई ने वीडियो स्टार्ट की और स्टार्टिंग में कुछ ऐसे दिखाया कि देखिए आगरा के अंदर भाई ने सबसे पहले कुछ रिपोर्ट्स निकाली, 3-4 रिपोर्ट निकाली जो पिछले 2 साल 3 साल, कोई 2020 का, कोई 21 का, कोई 22 का, ऐसे रिपोर्ट थी। रिपोर्ट निकाली, देखो आगरा में गौ हत्या हुई। दूसरा, शिव टेंपल के आगे यूपी के कन्नौज में मीट फेंका गया। तीसरा, इसने बताया कि भैया देखो यहां पर गाय की फिर से एक बार गौ हत्या हुई। गजब न्यूज थी भाई। तो फिर बोलता है भाई कि यह न्यूज सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे, भाई कौन, जर्मन वाला भाई। जर्मन वाला बोलता है कि आप लोग ये न्यूज सुनकर ये कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये सब एक मुसलमान ने किया है। लेकिन नहीं, आप गलत हो। ये सब किसने किया है, फिर भाई ने ये कुछ न्यूज की कटिंग्स दिखाई। भैया देखो इंडिया टुडे में अगर बात करें तो जो गाय को कटवाने वाला था, स्लॉटर था, जो गाय को की हत्या करवाने वाला था, वो एक हिंदू महासभा का वर्कर था। दूसरा, इधर की तरफ बात करें, जिसने शिव टेंपल में मीट भिकवाया था वो भी एक हिंदू था, चंचल त्रिपाठी जिसका नाम था, और इसने 10,000 रुपए एक मुसलमान को दिए और वहां उसने मीट भिकवा दिया। इसने जो मीट भिगवाया था वो अपने पर्सनल दुश्मनी के लिए, वहां का जो इंचार्ज वगैरह था पुलिस वाला, उससे उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी, इसलिए उसने मीट भिगवाया। अच्छा साहब, इसने और बताया कि जहां जहां गौ हत्या हुई है वहां जो व्यक्ति है, अगर कोयम्बटूर मंदिर में बात करें तो टेंपल में यहां मीट फेंका गया था, इसके पीछे भी एक हरिराम प्रकाश नाम का व्यक्ति है। उसके बाद बात करें तो आगे अगर गौ हत्या हुई है तो वहां भी बजरंग दल का एक लीडर है। यानी कुल जमा बात यह है, इस भाई ने यह बात कही कि ये जो चीजें हो रही है ये हिंदू से मुस्लिम को लड़ाने के लिए कुछ व्यक्ति विशेष कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ये ऐसा घिनौना काम कोई भी हो, वो धर्म के दायरे, मतलब उसका ना कोई धर्म ही नहीं है यार, ना तो वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, क्योंकि ना तो वो हिंदू हो सकता है ऐसा काम करेगा, ना वो मुसलमान हो सकता, उससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, उसने बस अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। बिल्कुल भाई, बात से सहमत है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। फिर भाई ने आगे बताया वीडियो में, आगे क्या बताया कि देखो हम जो हिंदू है ना, हिंदू की बात करें तो हिंदुओं को मेनली क्या किया जा रहा है, हिंदुओं को मेनली 3 तरह से डराया जा रहा है। क्योंकि तानाशाह क्या करते हैं, तानाशाह जो कम्युनिटी ज्यादा होती है ना देश में, उसका माइंड वॉश करते हैं। भाई साहब इसका मतलब ये है हम जो 80% हिंदू हैं उन सबका माइंड वॉश है। चलो भैया मान लिया वॉश है, मतलब कुल जमा बात ये धुला हुआ तो है ना, वॉश मतलब धुला हुआ, यानी जंग नहीं आ रहा है। अच्छा साहब चलो भैया मान ली। इसने बताया कि देखो भाई हिंदुओं से कहा जाएगा कि पहले बोला जाएगा कि तुम जो है ना एकदम महान हो, तुम्हें गर्व करना चाहिए, हिंदू धर्म में पैदा हुए हो। तो भैया देखो गर्व करने वाली बात है, क्योंकि हम सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे पुराना धर्म हमारा है। हमारे यहाँ 10,000 साल पुराने क्या मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं। चाहे आप राम सेतु को ले लो यार, आज अगर ये 9 ग्रह आज हम पूजा करने लगे, ये यूरोप वाले आज जानने लगे, भैया हम तो हजारों सालों से मंदिरों में 9 ग्रह की पूजा करते आ रहे हैं। वो बात अलग है कि प्लूटो को अभी थोड़ा सा हटा दिया साइड में कि भैया तुम बिरादरी से बाहर हो, वो एक अलग विषय है। और भी बहुत सारी, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो भैया पृथ्वी से सूर्य की दूरी प्रॉपर लिखी हुई है, यानी सारी चीजें हमारी एक्यूरेट है। हम कुंभ का मेला 12 साल में लगाते हैं तो तब लगाते हैं जब बृहस्पति अपनी एक साइकिल पूरा करके आ जाता है, बृहस्पति के सम्मान में कुंभ का मेला लगाया जाता है। दूसरा, हम पेड़ों की पूजा करते हैं भैया, तो कैसे महान ना माने यार अपनी संस्कृति को। चलिए ये एक बात हुई। बोलता है कि महान गर्व करो या घमंड करो। गर्व और घमंड, भाई गर्व और घमंड में अंतर होता है। हम गर्व करते हैं अपनी संस्कृति पर, घमंड नहीं, गर्व है हमें अपनी संस्कृति पर। चलो फिर बोलता है भाई आपको ऐसा बताया जाएगा जैसे सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदुओं पर ही हुआ है। तो भैया अगर आप इतिहास उठा के देख लो, तो थोड़ा सा इतिहास पढ़ लो, सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ तो हिंदुओं पे ही है, क्योंकि सबसे सहनशील यही है।
चलो खैर आगे कोई बात नहीं। फिर आपको ये बोलते हैं कि फिर आपको बताया जाएगा कि हिंदू खतरे में है। चलिए कोई नहीं भाई, खतरे वतरे में अपन नहीं है, चलिए ये आप सही मान रहे हो कि बताते हैं हमें कि खतरे में है हम। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि वोट दो मोदी को। फिर भैया फिर रामायण शुरू होती है। क्या शुरू होते हैं? फिर बताते हैं कि देखो आपके पास कैसे कैसे मैसेज ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कैसे मैसेज? ये कुछ नाम लेते हैं कई सारे। आपने एक न्यूज सुनी होगी कुछ दिन पहले कि एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसका मर्डर करके और फ्रिज में रख दिया था। यह न्यूज खूब सनसनीखेज रही थी। उसमें इसने कई सारे नाम जोड़ दिए, जैसे उस लड़की का नाम श्रद्धा था, लड़के का नाम आफ्ताब था, नेहा, कयाज, उसके बाद साक्षी, साहिल, निकिता, तौसीफ, प्रभा, अरशद। इस तरह से इसने बहुत सारे व्यक्तियों के नाम यहां हमें काउंट करवा दिए। बहुत बढ़िया भाई। तो जब काउंट करवा दिए बहुत सारे व्यक्तियों के नाम कि देखिए क्या मुसलमान ही हिंदू लड़की का मर्डर करता है, फिर इसने कहा कि देखिए इन न्यूज़ों के कुछ दिन बाद ही ऐसी न्यूज़ आती है। कैसी न्यूज़? नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष की नाबालिग पुत्री की हत्या, 2 दिन बाद कुएं में मिली लाश। मतलब ऐसा हुआ कि हिंदू लड़कों ने भी हिंदू मुसलमान लड़कियों का मर्डर किया। ऐसी न्यूज़ आई। देखो ये होता रहता है, कुछ सरफरे होते हैं क्रिमिनल मानसिकता के, वो करते हैं। वो ना हिंदू देखते ना मुसलमान देखते, वो हिंदुओं में भी होते हैं और मुसलमानों भी होते हैं, मुसलमानों में भी। तो जर्मन भाई हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। इसमें कोई इफर्ट वाली बात नहीं है कि ये हिंदुओं में भी होते हैं ऐसे नालायक और मुसलमानों में भी होते हैं। यानी ऐसे मर्डर जैसा कि आपने बताया कि हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, ये सब में ये सारी चीजें होती रहती हैं। चलिए अब भाई आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अब आ जाते हैं बीजेपी को बीच में लेके। बोलते हैं कि यदि बीजेपी वालों में हिम्मत है तो ऐसा बोल के दिखाएं मुसलमानों के खिलाफ, ऐसा बोल के मतलब ऐसा बोल के दिखाएं कि हिंदू भी ऐसे होते हैं, मुस्लिम भी ऐसे होते हैं। भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूं बड़े प्यार से, तुम जो सरकार को मुस्लिम विरोधी बना रहे हो, यार एक बात बताओ, सरकार की एक योजना मुझे बता दो जिसमें सरकार ने यह कहा हो कि यह योजना केवल और केवल श्याम को मिलेगी, अब्दुल को नहीं मिलेगी। एक बताओ, एक योजना, उज्ज्वला योजना बता दो। एक उज्ज्वला योजना में सिलेंडर केवल क्या धर्म देख के दिया था? या अगर बात करें आयुष्मान जो कार्ड बना था, क्या वो धर्म देख के दिया गया था? नहीं ना। क्या फ्री दवाइयां मिल रही हैं, क्या वो धर्म देख के मिल रही हैं? नहीं ना। तो भाई काहे धर्म का प्रोपेगेंडा फैला रहे हो? और रही बात इसकी कि हिंदू मुस्लिम विरोध कराने की, कि सरकार विरोध कर रही है, तो भाई भारत में लोग इतने पागल नहीं है। उसका मैं एग्जांपल बता रहा हूं। देखो अगर हमें ऐसा ही होता, भारत के हिंदुओं को यही होता कि भैया जो हिंदुओं से घृणा ही होती, तो देखो इस व्यक्ति को कोई आइडल नहीं मानता। मुझे एक हिंदू बता दो जो इस व्यक्ति के विरोध में हो। इस व्यक्ति के जनाजे में जो कलाम साहब है, इनके जनाजे में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू थे। तो ये हमारा इस बात का प्रूफ है, इस बात का सबूत है कि हमें मुसलमानों से ना घृणा थी, ना है, ना रहेगी। तुम जैसे कुछ लोग हैं जो बीच में आके क्या कर देते हैं, एक आग में घी डालने का काम कर जाते हैं। तुम जैसे लोग अपने फायदे के लिए, छोटे से तुच्छ से फायदे के लिए। और तुम बताते हो, यहां देखो तुम कहते हो कि भैया मुस्लिम जो लड़कों ने गलती की है, यानी मुस्लिम लड़कों ने जो हिंदू लड़कियों का इस तरह से कत्ल किया है, उसमें यह संगठन है मुसलमानों का अंजुमन ए इस्लाम। इसने तो और क्या कहा है कि यह कहा है कि भैया अपील की है कि उस मुस्लिम लड़के को सजा देनी चाहिए। भैया बिल्कुल है, न्याय दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। फिर तुम आते हो, फिर एंट्री करते हो, फिर आगे कहते हो कि देखो देश के प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? कुछ दिन पहले मोदी जी का यह भाषण था। तो भैया देखो बात ऐसी है, चुनाव का समय है, राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए सब कुछ कहती हैं। मोदी जी ने कहा कि भैया आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेंगे, वो सब ऐसे लोगों में बांट देंगे जो घुसपैठी हैं, उनमें बांट देंगे, इधर उधर बांट देंगे। ये सारी बातें हुई। चुनाव में सब नेताएं सब जैसी कहेंगे। अगर आपको वास्तव में ही एक ट्रांसपेरेंट वीडियो बनानी थी, ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी बात रखनी थी, किसी के पक्ष या विपक्ष में ना होके जो सत्यता थी उसको दर्शाना था, तो भाई इस वीडियो के साथ जो आपने क्लिप डाली, इसके साथ एक वीडियो और डालनी चाहिए थी। वो कौन सी? तो आपने अगर वो वाली मूवी देखी हो शाहिद कपूर की कि एक वीडियो तो हमारा भी बनता है गुलनार जी, तो देखो ये वाली वीडियो आपको जरूर लगानी चाहिए थी। जरा इस खबर को देखिए, 2006 की न्यूज़ है अगर मैं सही हूं तो। ये भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने
प्रॉपर बयान दिया था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। तो भैया आपको उसी जो मोदी जी का वीडियो था उसी के बराबर में ये वाला वीडियो भी डाल देना चाहिए था कि देखो भाई, राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां ऐसे ऐसे कर रही हैं और लॉजिकल है, सभी पार्टियां करती हैं, उसमें बीजेपी या कांग्रेस लाने की जरूरत नहीं थी, प्रॉपर करती हैं। देखिए साहब, उसके बाद आप कहते हो कि जी मोदी जी कहते हैं कि जो है ये तो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। आप कहते हो अगर ऐसा है तो आपने योगी आदित्यनाथ जी को ले आए कि ये भी 7 बहन भाई हैं, ऊपर से आप मोदी जी को ले आए कि ये भी 4-5 बहन भाई हैं, और ये बिल्कुल गलत बात है। मुस्लिम बच्चे पैदा नहीं करते हैं, बच्चे ज्यादा जो पैदा, मतलब बच्चे ज्यादा नहीं पैदा करते हैं मुस्लिम, यानी बच्चे जो ज्यादा पैदा हो रहे हैं वो जहां कम लिटरेसी रेट है, मतलब जहां की महिलाएं कम पढ़ी लिखी है वहां बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, और वहां जहां महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वहां बच्चे नहीं पैदा हो रहे, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है, दिखाते हैं। देखो आपने एग्जांपल लिया फिर कहां का, लक्षद्वीप का, बोले कि देखो लक्षद्वीप की जो महिलाएं हैं वहां 96% लिटरेसी रेट है, और वहां पर जो महिला है वो 1.5 के आसपास एक महिला बच्चे पैदा करती है, यानी जो प्रोडक्टिविटी है वो 1.4 है ना, बाकी पूरे देश में 2 के आसपास है। बहुत बढ़िया। और आपने तो गजब कर दिया, और आपने कहा कि मुस्लिमों की जो रेट है फर्टिलिटी वो सबसे ज्यादा घट रही है। बहुत बढ़िया। चलो साहब, आपने यहां एक एग्जांपल लिया कि उसका, आपने यहां एक एग्जांपल लिया बिहार का, बोले देखो बिहार में जो है लिटरेसी रेट सबसे कम है इसलिए वहां की जनसंख्या बढ़ रही है। तो देखो आपको बिहार का ही बता दूं, बिहार में जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वो 3% ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा, अब आपको एक और बता दें, आप जो बिहार का उदाहरण लिए थे, लक्षद्वीप का उदाहरण लिए थे जर्मन भैया, एक उदाहरण आप केरल का भी ले लेते। केरल में तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, अगर मैं बात करूं तो लगभग 94% के आसपास लिटरेसी रेट है, यानी 94% पढ़े लिखे हैं। सही बात है, लेकिन अब जरा लिटरेसी की तरफ आ जाओ, तो अब अगर हम बात करें जनसंख्या की तरफ, तो जरा यहां देखो फटाफट से, यहां देखो जरा, यहां देखो जरा इसे भाई। अगर केरल में जनसंख्या की बात करें तो 54% हिंदू, 26% मुस्लिम, 18% ईसाई, और बाकी 0.33% अन्य है। अब जरा इस आंकड़े को देखो, आंकड़े में 54% की आबादी हिंदू की है, 56% की मुस्लिम की है। लेकिन इसे देखो जरा, 2020 तक राज्य में कुल बच्चों के जन्म में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य का योगदान क्रम से, अब देखो 2020 तक जो बच्चों के जन्म हुए उनमें योगदान देखना, जो बच्चे हुए, हिंदू की आबादी 54%, 54% आबादी ने जो बच्चों को जन्म दिया वो 41.5% बच्चों को जन्म दिया। ध्यान से समझना। अब 26% आबादी कौन, मुस्लिम, बच्चों को जन्म कितना दिया, 43.9%, यानी लगभग 44% बच्चे। जो आबादी 54% से ज्यादा है, लगभग 55%, वो 41%, और जो आबादी एग्जैक्ट उसकी आधी है वो आबादी 43% बच्चों को जन्म दे रही है। भाई साहब कैसे कह सकते हो कि यहां लिटरेसी का संबंध है? सीधा का सीधा भाई, प्रजनन दर से कैसे कह सकते हो आपके लिटरेसी का संबंध है? कहां गई? यहां तो लिटरेसी बहुत भरपूर है, 94% लिटरेसी है, फिर यहां ये जन्म दर ऐसे इतना कितना ज्यादा हो रहा है भाई? इस बात का कोई जवाब है? नहीं है। चलिए अब देखो आगे देखिए, अब और अच्छी बात, अब आप यहां एक और काम कर दिए, बहुत बढ़िया भैया। आप तो एक फेयर वीडियो बनाने के चले थे, फिर भाई साहब इनको क्यों घुसे दिया बीच में? इनको काहे दे दिया बीच में? आप तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो ही ले आए, बोलते हैं कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कही। भैया आज नहीं कही, वरना वही कांग्रेस है। पुरानी वीडियो याद है आपको, पुराने बयान याद होने चाहिए कि हिंदू आतंकवाद भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा। याद है कुछ? किस लिए कहा था? मुसलमानों के वोट पाने के लिए कहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि हिंदू तो बेवकूफ है, वो तो देगा ही देगा, मुसलमानों को अपना बना लो तो बल्ले बल्ले अपनी अपनी, है ना। वो बयान तुम भूल गए, यहां वो काट के भी ऐड लगा देते वो अपनी वीडियो में, ज्यादा अच्छा रहता, फेयर हो जाती वीडियो। चलिए खैर आगे आ जाइए। आपने तो यहां इवन इनके उसका लिंक भी दे दिया मैनिफेस्टो का। बोलते हैं कि ये तो अपने मैनिफेस्टो में राहुल गांधी जी यानी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में वादा करती है। क्या वादा करती है भाई? वादा करती है कि हम तो हेल्थ देंगे, हम तो एजुकेशन देंगे। एजुकेशन की बात करती है कांग्रेस, हेल्थ की बात कांग्रेस करती है, और भैया 200 करोड़ 220 मिलियन नौकरियों की बात करती है। यार गजब बात है, 220 मिलियन यानी लगभग
2 करोड़ नौकरियां, गजब है यार। 2 करोड़ नौकरियों की बात करती है कांग्रेस। अब भैया एक बात बताओ यार, पहली बात तो ये कि तुम्हारा 55 साल शासन रहा, तब काहे एजुकेशन नहीं दिए, तब काहे हेल्थ नहीं दिए, तब काहे नौकरी नहीं दिए। अगर तुम ये सारे काम तब दे दिए होते तो आज तुम्हें ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती तुम्हारी सरकार जाती ही क्यों। अच्छा चलो मान भी लो कि तुम दे दोगे, थोड़ा सा यहां आ जाओ, देखो भैया यहां आ जाओ। ये पहले तो राहुल गांधी जी बोलते हैं, इन्होंने राहुल गांधी का एक वीडियो दिखाया। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भैया हमारी सरकार बनेगी तो बीजेपी ने जो पैसा अमीरों को दिया है, अडानी को, अंबानी को, टाटा को दिया है, भैया जबकि टाटा का मैं बता दूं जितना कमाते हैं उससे ज्यादा दान, मतलब जितना कमाया उससे आधे से ज्यादा दान कर देते हैं। वो आज तक ऐसा ही चल रहा है टाटा का। ये बोलते हैं जितना इनके हिसाब से टाटा को बीजेपी पैसा देती है, चलिए मान लेते हैं टाटा को, अडानी को, अंबानी को दिया है, उतना हम लोगों के सीधे दे देंगे, गरीबों को दे देंगे, पिछड़ों को दे देंगे। भीख मांग रहे हैं क्या तुमसे? अरे भीख दे रहे हो क्या भाई? नहीं चाहिए। तुम ऐसे दे के लोगों को सीधा पैसा दे के अपाहिज बनाना चाहते हो क्या? नहीं। चलिए उसके बाद देखिए, ध्यान से समझिए, उसके बाद ये देखिए, ये हिमाचल में नए नए आए हैं। अभी कांग्रेस की सरकार हिमाचल में नई नई आई है। जरा देखिए हिमाचल के आंकड़े देखिए, नई नई सरकार बनी है, लोकसभा 2024, चुनाव 2024 ये देखिए, यहां देखिए हिमाचल प्रदेश में पिछले साल बेरोजगारी बढ़कर 4.4% हो गई है। आप कहोगे सर देश में तो 7-6.5% चल रही है, 4.4% हो गई तो कौन सी बड़ी बात है? बेटा ये बड़ी बात नहीं है। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, जरा यहां देखो, पहले जो बेरोजगारी थी हिमाचल में, बेरोजगारी दर बढ़कर 4.4% हुई है, बढ़ गई है। यानी पहले कितनी थी सर? मैंने कहा पहले इतनी थी, देखो 2020-21 में 3.3% थी और आज कितनी है? आज 4.4% हो गई है। तो कहने का मतलब बेरोजगारी तो बढ़ी है। दूसरा, अब कांग्रेस शासित किसी भी राज्य को देख लो, सबसे ज्यादा महंगाई वही होगी, चाहे पेट्रोल पे ले लो चाहे डीजल पे ले लो। भैया जब इतना ही महंगाई कम करने वाले हो, इतना ही बेरोजगार देने वाले हो, तो अभी जिन राज्यों में तुम्हारी सरकार है उसको हटा लो ना, उसको कम कर लो, उस महंगाई को कम कर लो, वहां रोजगार दे लो। चलो अभी एक और ताजा एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। देखो यहां जरा सारा का सारा पूरा का पूरा ये देखो, ये वो मैप है जहां जहां जिन जिन राज्यों में बेरोजगारी है। हाल ही में अभी दिसंबर में इलेक्शन हुए थे। दिसंबर से पहले पिछले यानी 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे थे। आज की डेट में यानी 2000 दिसंबर तक रही थी, तो दिसंबर तक अगर कांग्रेस रही थी 5 साल, तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस को बढ़िया से रोजगार देना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस तो रोजगार बांटती है। भाई साहब रोजगार राहुल गांधी जी की जेब में भरे हुए हैं, ऐसे निकाल निकाल के ये लो ये लो ये लो ये लो, रोजगार बांट दिए हैं, है ना? तो भैया एक बात बताओ, राजस्थान में 28% बेरोजगारी काहे है भाई? 28.5% के आसपास बेरोजगारी राजस्थान में, ये काहे है फिर? अगर कांग्रेस इतना ही रोजगार देने वाली है तो पहले राजस्थान सुधार लिए होते। अगर सुधार लिए होते तो तुम्हारी सरकार ही वहां क्यों गिरती? अरे तुम्हारी सरकार बनती भाई वहां, अगर तुम राजस्थान सुधार लिए होते। बात करते हो तुम पूरे देश में रोजगार देने की, राजस्थान से तुम्हें रोजगार दिया नहीं गया राजस्थान में। चलिए और देखो, अब उसके बाद यहां देखो ध्यान से, अब देखो दोगलापन। भाई जर्मन वाले भाई, तुम यार इतना दोगलापन लाते कहां से हो भाई? अगर मोदी जी राशन बांटे, यानी बीजेपी राशन बांटे, तो देखिए देश में 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, क्या है ये, क्या पॉलिसी? भाई साहब बहुत बुरा। लेकिन जरा इधर आ जाइए, ये राशन बांटे तो गलत, और भैया अगर ये महाशय राशन योजना चलाएं, ये मुफ्त राशन बांटे, तो भाई जनता का भला कर रहे हैं। ये देखिए नेता हो तो ऐसा हो, जनता का भला हो गया। लेकिन ये राशन बांटे तो यार ये तो बहुत गलत हो रहा है देश में, ऐसा राशन नहीं बंटना चाहिए। ये बांटे तो यार नेता हो तो ऐसा हो। भाई ये दोहरा रवैया क्यों, दोगला रवैया क्यों यार? या तो ये गलत है तो फिर ये गलत क्यों नहीं है, और अगर ये सही है तो फिर ये सही क्यों नहीं है? और ऐसा ही आपको दिखाता हूं, ये देखो, अगर ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए, और अगर ये गलत है तो ये फिर क्यों सही है? मुझे इस बात का आंसर दो। आप खुद देखो, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये सीधा सीधा देखो, ये आदमी कैसे दोगलेपन के साथ आपको बरगला रहा है, केवल और केवल वन वे दिखा रहा है आपको। दूसरा जो वे है ना, यानी पर्दे का जो पीछे का व्यू है, उससे रूबरू ही नहीं करा रहा है। तो मैं कुल जमा बात इतना कहना चाहता हूं,
राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इलेक्शन टाइम पे जो बोलना पड़ेगा वो बोलेंगी, जो करना पड़ेगा वो करेंगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो करेगा। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि भाई साहब सरकार बदलते ही कांग्रेस भाई साहब नौकरी नौकरी देंगे, हर आदमी आईपीएस ऑफिसर होगा, उससे तो नीचे बात ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आप अगर इस गलतफहमी में, तो बहुत बड़ा आपको चूना लगने वाला है। ठीक है, अब देखो एक और मजेदार बात बताऊं। इन भाई साहब को, ये जो जर्मन भाई हैं, इनको जहां बोलना चाहिए था, जिस पर वीडियो बनाना चाहिए था, उस पर तो अपने मुंह पे फेविक्विक लगा के बैठे हुए हैं। देखो दिखाऊं इनको, अभी 22 तारीख की ही न्यूज है, जरा इसे देखिए। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, ममता सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, 23,753 टीचर्स की भर्ती रद्द, लौटाना पड़ेगा वेतन। भाई साहब भयंकर वाला घोटाला हुआ है बंगाल में। किसमें? शिक्षक भर्ती में। कितना? लगभग 24,000 लोगों की नौकरी गई है। ये आदमी नौकरी नौकरी चिल्ला रहा था, 2 दिन पहले का 3 दिन पहले का वीडियो, जिसमें नौकरी नौकरी चिल्लाता, गला फाड़ फाड़ के चीख रहा था। अब यहां नहीं चीखा, यहां 24,000 टीचर एक साथ गए, 24,000 नौकरियां एक साथ गई, और उसके बाद भी वेतन लौटाना पड़ेगा। इस पर आदमी ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि इसको तो जितना बोला जाएगा उतना ही खोला जाएगा मुंह। ये सीधा सा फंडा है इनका। तो भाई इनके बारे में, इनके बरगलाने के बारे में मत आइएगा। और ऐसे लोगों को तो जो बाहर बैठे हैं और यहां का बता रहे हैं, भाई साहब तुम बैठे वहां हो मीलों दूर और बता रहे हो यहां का भारत में क्या चल रहा है। भाई तुम अपना संभालो ना, हम अपना संभाल लेंगे, हमें पता है। और ये कहते हैं हिंदू का तो ब्रेन वॉश हो गया है। भाई तुम्हारा हमारा तो ब्रेन वॉश है, बढ़िया एकदम धुला हुआ है, ताजा तरो ताजा है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे ब्रेन में जो कीचड़ जमा हुआ है ना, पहले उसे धो लो, उसे निकालो, उसे बढ़िया से साफ कर लो, पेट्रोल डीजल डाल डाल के, तब बात करना। ठीक है, तो आपकी इस विषय पे क्या राय है? आप इस सब्जेक्ट पे क्या सोचते हो, इस विषय पे क्या सोचते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार सभी को।